यहाँ पे बात करने वाले हैं हम लीवर आर्म की। लीवर आर्म क्या होता है? Z इक्वल टू डी माइनस 0.42 एक्स। निकालते कैसे हैं इसको भाई? देखिए, सपोज दैट ये मेरे पास क्या है, कोई बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये रीइंफोर्समेंट लगे हुए यहाँ पे, ये न्यूट्रल एक्सिस है। अगर मैं इसका स्ट्रेस डायग्राम देखता हूँ, स्ट्रेस डायग्राम जो होता है वो कुछ इस टाइप का आता है मेरा, इस टाइप का आता है ना स्ट्रेस डायग्राम। ये टी हो गया ये। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये टी हो जाएगा मेरा, और ये इधर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कंप्रेशन फोर्स होगा। अच्छा, कंप्रेशन फोर्स यहाँ पे है और टेंशन फोर्स ये है। इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को हम जेड बोलते हैं। अब जेड इज इक्वल टू निकालेंगे कैसे इसको? ये देखिए, ये डिस्टेंस क्या है, मेरी डी है, स्मॉल डी है ना, यहाँ से लेकर के और रीइंफोर्समेंट के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल डी है। अब स्मॉल डी है, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली, ये क्या है, ये 0.42 एक्स होती है। कितनी होती है ये निकालते हैं हम डेरिवेशन से। अब ये 0.42 एक्स है। अब इस डी में से अगर मैं इसको माइनस करूं तो बचेगा क्या मेरे पास, ये वाला, और यही क्या है, ये जेड है। यानी कि ये मैं कह सकता हूं डी माइनस 0.42 एक्स, ये मेरा लीवर आर्म होता है। बात क्लियर है? अब ये लीवर आर्म आ तो गया, इसका मतलब क्या है, क्यों करते हैं इसको, मतलब तो समझ में आ गया आपके कि ये लीवर आर्म होता है। अच्छा, इसका यूज क्या है? यूज इसका देखिए कुछ इस टाइप का है। अगर मैं बात करूं तो इसका यूज देखिए, हम निकालते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एक तरीका का मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स क्या होता है भाई? फोर्स क्या होता है? देखो, कंप्रेशन फोर्स और टेंसाइल फोर्स होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के लिए सेम रहेगा। अगर मैं टेंशन साइड से देखूंगा तो m इज इक्वल टू टी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, z होगा, यानी कि टी इंटू जेड हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं कॉम्प्रेशन साइड से देखूंगा तो कॉम्प्रेशन साइड से क्या होगा, c इंटू जेड। सी की वैल्यू रख देंगे जो सी की वैल्यू होगी, और जेड की वैल्यू तो हमारे पास है ही है, जेड इक्वल टू डी माइनस 0.42 एक्स रख देंगे। सी की वैल्यू 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू होती है, और इसकी टी की वैल्यू 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी होती है। तो मैं कह सकता हूँ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड से क्या आएगा, 0.87 एफ आई इंटू ए एस टी डी माइनस 0.42 एक्स यू। ऐसे ही मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से देखता हूं मैं, तो क्या मिलता है मुझे, 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू ब्रैकेट में डी माइनस 0.42 एक्स यू, ये वैल्यू होती है। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। आगे बात करते हैं। देखो, वही चीज थी जो मैंने अभी बताई आपको, कंप्रेशन साइड यानी कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। और कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स इंटू जेड। जेड क्या है, लीवर आर्म में। तो यही बात मैंने बताई थी अभी, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। कंप्रेसिव फोर्स यानी कि सी इंटू जेड। सी की वैल्यू क्या होती है, ये वाली होती है, तो जेड क्या है, डी माइनस 0.42 एक्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाता है मेरा, ये 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू ब्रैकेट में डी माइनस 0.42 एक्स यू। ये हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू कंक्रीट बन जाता है। विद रेस्पेक्ट टू स्टील देखें तो ये होता है 0.87 एफ आई ए एस टी इंटू जेड, यानी कि टी इंटू जेड होता है, और टी की वैल्यू क्या होती है, ये वाली होती है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, 0.87 इंटू एफ आई इंटू ए एस टी इंटू जेड, और जेड की वैल्यू क्या है, डी माइनस 0.42 एक्स यू। ये हमारे पास टेंशन साइड से फॉर्मूला आता है। अब बात ये, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि सर आपने दोनों जगह जेड की वैल्यू सेम ली है? अरे भाई, बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन अगर मैं समझू यहाँ से, अगर मान लो ये सी था और ये टी था, अगर मैं इधर से देखता हूँ तो इसकी डिस्टेंस सपोज दैट 1 किलोमीटर है, अगर मैं इधर से देखूंगा तभी भी तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर रहेगी। यानी कि सी के लिए देखूं या मैं टी के लिए बात करूं तो दोनों के लिए डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, इस वजह से दोनों के लिए ये वैल्यू सेम रहती है। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहला पॉइंट है इसके अंदर, कंप्रेशन फेलियर इज ब्रिटल फेलियर। ऑब्वियस सी बात है, कंप्रेशन फेलियर कैसा होता है,
ब्रिटल फेलियर होता है। और ब्रिटल फेलियर का मतलब क्या होता है, अगर आप बिल्कुल देसी तरीके से समझें, इसका मतलब होता है, ब्रिटल फेलियर का मतलब होता है टूट के बिखर जाना, टूट के बिखर जाना, उसको क्या कहते हैं हम, ब्रिटल फेलियर। जैसे कांच है, कांच को तोड़ोगे तो क्या होगा, टूट के बिखर जाएगा। कंक्रीट है, कंक्रीट क्या होगा, टूटेगा और बिखर जाएगा, उसी को ब्रिटल फेलियर कहते हैं। तो कंप्रेशन फेलियर कैसा होता है, एक ब्रिटल फेलियर होता है। तो कंप्रेशन फेलियर कहाँ होता है, कंक्रीट में होता है। और कंक्रीट कैसे फेल होगा, टूटेगा और फिर बिखर जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है ये, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज लिमिटेड टू एंश्योर दैट टेंसाइल स्टील विल रीच इट्स यील्ड स्ट्रेस बिफोर कंक्रीट फेल्स इन compression, thus a brittle failure is avoided। क्या मतलब है, दोबारा पढ़ते हैं, the maximum depth of neutral axis is limited to ensure that tensile steel will reach, maximum depth की neutral axis पर पहुंचने पर क्या होता है, steel will reach its yield stress before concrete fail in compression, यानी कि कंक्रीट के कंप्रेशन में फेल होने से पहले स्टील कहां पहुंच जाता है, अपनी यील्ड स्ट्रेस पर पहुंच जाता है। इस वजह से क्या होता है, thus a brittle failure is avoided। इस तरीके से क्या हो जाता है, हमारा जो ब्रिटल फेलियर है वो अवॉइड हो जाता है। ब्रिटल फेलियर कब अवॉइड होता है, जब आपका स्टील जो होता है कंक्रीट के कंप्रेशन में फेल होने से पहले स्टील जब आपका यील्ड स्ट्रेस पर पहुंच जाता है, तो आपका जो हमारा जो ब्रिटल फेलियर है ये अवॉइड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी कि XM फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील फ्रॉम स्ट्रेन डायग्राम। और स्ट्रेन डायग्राम क्या है हमारे पास, ये मैंने देखा बताया था आपको, ये वाला डायग्राम है हमारा, स्ट्रेन डायग्राम है मेरा, स्ट्रेन डायग्राम है। इसकी हेल्प से करेंगे, इसकी हेल्प से कैसे करेंगे, देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ऊपर ट्रायंगल ये वाला और एक नीचे ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ऊपर देखते हैं 0.0035 वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर 0.002 वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर बॉटम में कितनी दे रखी है 0.87 FI/ES प्लस 0.002। अब यही जो x है यहाँ पर XM की वैल्यू ले रहे हैं हम इसको। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे भाई, XM अपॉन D माइनस 0, XM माइनस, यही तो था मेरे पास, देखो ये था हमारे पास स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम को बना लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू दे रखी है आपको, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है और ये वैल्यू दे रखी है आपको 0.002 और ये वैल्यू दे रखी है 0.003 और ये वैल्यू है मेरी 0.87 FY। ये देखिए ये दे रखी है यहाँ पे 0.87 FY अपॉन ES अपॉन में ES प्लस 0.002। अब सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ये डेप्थ कितनी है आपकी, XM है। तो ट्रायंगल प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, XM यानी कि ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये ट्रायंगल लेंगे और ये ट्रायंगल किसके बराबर है, ये ट्रायंगल अपॉन में D माइनस XM। अब D कौन सा था, यहां से लेकर के ये वैल्यू, तो XM तो ये हो गया, अपॉन में ये कितना है D माइनस XM बचा ना, अपॉन में D माइनस XM इज इक्वल टू क्या करेंगे, दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू। फिर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, XM की वैल्यू निकाल लेंगे, वहां से हमारे पास XM की वैल्यू निकलती है। XM की वैल्यू निकलने के बाद अब ये वैल्यू आती है हमारे पास 0.250 यानी कि FY 250 के लिए 0.53D निकल के आता है। FY की वैल्यू, ये जो वैल्यू आती है आपकी FY के लिए वैल्यू मिलती है हमें, FY 250 के लिए वैल्यू होती है हमारी 0.53D, FY 415 के लिए वैल्यू आती है निकल के 0.48D, FY 500 के लिए आती है 0.46D। ये कैसे आती है, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, यहाँ से हमने किया था अभी, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है XM का करके, XM की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा और उस फॉर्मूले में FI की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जब इसको सॉल्व करेंगे हम फर्दर तो FI की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और FI की वैल्यू 400 के लिए निकालेंगे, 415 के लिए निकालेंगे 415 रख देंगे, 250 के लिए निकालेंगे 250 रख देंगे, 500 के लिए निकालेंगे 500 रख देंगे, तब उसके बाद हमारे पास ये सिंपल वैल्यू मिल जाती है। तो ये तीनों वैल्यू आपको बिल्कुल याद करके रखनी पड़ेंगी, हर क्वेश्चन को निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन में FI की वैल्यू दे भी रखी हो सकती है
और हो सकता है ना भी दे रखी होती है। अगर दे रखी है वैल्यू तो उसी के अकॉर्डिंग बात करनी है, अगर नहीं दे रखी तो इन तीनों में से हम कोई भी वैल्यू मान करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ टेंशन स्टील एंड मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब वही वैल्यू है, ये मैंने पुट कर दी है डी की वैल्यू, यहाँ पर जेड की वैल्यू पुट कर दी है, तो इसके लिए ये वैल्यू आती है, ये फॉर्मूला इसके लिए कंक्रीट विद रेस्पेक्ट टू कंक्रीट बनता है और ये विद रेस्पेक्ट टू स्टील बनता है। अब लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यूज न्यूटन इंटू एमएम। अब देखिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील के लिए अलग अलग वैल्यू हैं। 250 के लिए M20 की वैल्यू 2 होती है, 450 के लिए 2, 500 के लिए ये 415 होता है। M30 के लिए अगर बात करें तो M30 के लिए ये वैल्यूज होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। देखिए दो टाइप की प्रॉब्लम, अभी हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, प्रॉब्लम करने से पहले कुछ बातें करेंगे इसके ऊपर, ये मेन चीज है। तो देखिए जब हम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें बेसिकली दो चीजें याद रखनी होती है, एक तो एनालिसिस और एक डिजाइनिंग। तो आपको दो टाइप की प्रॉब्लम मिलेंगी, एक तो एनालिसिस की प्रॉब्लम मिलेंगी और दूसरी डिजाइन की प्रॉब्लम मिलेंगी, तीसरी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली है यहाँ पे। तो मैं बात करूं एनालिसिस की प्रॉब्लम कौन सी होती है और डिजाइनिंग की प्रॉब्लम कौन सी होती है। तो देखिए एनालिसिस की प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होगी जिसके अंदर क्या पूछा जाएगा, देखिए एनालिसिस के अंदर आपको पूछा जाएगा, हो सकता है आपको एक्सयू पूछा जाए, एक्सएम पूछा जाए, है ना, और आपको मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा जाए। अगर ये चीजें पूछी जा रही हैं तो आपका एनालिसिस का प्रॉब्लम होता है। इसके फर्दर जो चीजें पूछी जा रही हैं वो आपकी डिजाइनिंग की होती है। फर्दर में क्या आएगा, यानी कि बी पूछा जाए, हो सकता है डी पूछा जाए, और आपका क्या पूछा जाएगा, स्टील, यानी कि स्टील में क्या पूछा जाएगा, एएसटी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ बार भी पूछा जा सकता है, यानी कि एरिया पूछा जाए या बीडी में से कोई चीज पूछी जाए, और आपको स्टील पूछा जाएगा। स्टील दो तरीके से पूछा जाएगा, नंबर ऑफ बार के टर्म में और एरिया ऑफ स्टील के टर्म में, ये चीजें पूछी जाएंगी। तो ये आपका डिजाइनिंग का केस होता है। इस केस में क्या करेगा, आपको कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा, बस आपको मूवमेंट देगा, बताएगा कि आपको मूवमेंट इतना आ रहा है और उसके लिए डिजाइन करिए, बस सिंपल बोल देगा। या हो सकता है बी दे रखा हो, डी नहीं दे रखा हो सकता है आपको ग्रेड कंक्रीट का और स्टील का दे रखा हो सकता है ना दे रखा हो। अगर नहीं दे रखा तो एक चीज जरूर दे रखी होगी आपको, एक चीज क्या दे रखी है, मूवमेंट की वैल्यू जरूर दे रखी होगी आपको। अगर मूवमेंट दे रखा है तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ये वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो बीडी की वैल्यू भी निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे, कैसे निकालना है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो ये चीजें मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब देखिए एनालिसिस ऑफ सेक्शन, सेक्शन को एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है, जैसे ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सेक्शन शोन इन फिगर। इसमें क्या करना है हमें, इसमें पूछा गया है कि भाई मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। पहली बात तो ये देखना है हमें कि क्वेश्चन किस लेवल का दे रखा है, किस चीज के दे रखा है। एनालिसिस की प्रॉब्लम हमारी है, डिजाइनिंग की प्रॉब्लम है। अगर डिजाइनिंग की प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसमें बिड्थ और डेप्थ दे रखा, बिड्थ डेप्थ पूछ रखा होगा, दोनों ही पूछ रखी हो, एक पूछ रखा हो, और आपको एएसटी यानी कि एरिया ऑफ स्टील पूछ रखा होगा। और एरिया ऑफ स्टील दो तरीके से पूछेगा, नंबर ऑफ बार के टर्म में, स्टील को दो तरीके से पूछेगा, या तो एरिया ऑफ स्टील के टर्म में, यानी कि स्टील की बात करो, स्टील को जो पूछेगा वो एरिया ऑफ स्टील के टर्म में और नंबर ऑफ बार के टर्म में, दो चीजों के टर्म में आपसे बात करेगा, है ना। तो दो चीजों के टर्म में आपसे बात करने के लिए क्या करेगा भाई, और आपको बी और डी पूछेगा, तो वो आपका प्रॉब्लम बन जाता है डिजाइनिंग का। क्या ये चीजें हैं इस क्वेश्चन के अंदर पूछने के लिए, नहीं है ना। इसके फर्दर क्या बच रहा है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ रहा है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब होता है एनालिसिस की बात कर रहा है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस पूछे, है ना, लीवर आर्म की वैल्यू पूछे, तो ये सब किस में आता है, एनालिसिस में आता है। ठीक है, तो ये बात मुझे इतनी अच्छी तरह समझ में आ गई है। अब मैं अपने प्रॉब्लम की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है मुझे कि डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द सेक्शन शोन इन फिगर। ये डायग्राम दे रखा है आपको। अच्छा, एनालिसिस की प्रॉब्लम है ना, आप ये मान के चलिए कि आपको स्टील दे रखा होगा, आप यहां से पता कर सकते हैं। अगर स्टील दे रखा है तो एनालिसिस की प्रॉब्लम है, अगर स्टील नहीं दे रखा है तो आपको एनालिसिस की प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे
मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको पूछ रहा है, एफसीके की वैल्यू दे रखी है, एफआई की वैल्यू दे रखी है। अब देखो ये वैल्यू हो सकता है दे रखी हो और हो सकता है ना भी दे रखी है। अगर दे रखी है तो उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, अगर नहीं दे रखी है तो हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। एफआई की वैल्यू 250, 415, 500, इनमें से कोई एक वैल्यू लेंगे। सेम मैनर में हम कॉन्क्रीट के टर्म में एफसीके की वैल्यू M20 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 35 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर स्टील के लिए ले सकते हैं, लेकिन दे रखा है हमें तो कोई अलग से लेने की जरूरत नहीं, यानी कि ये दे रखा है और ये दे रखा है हमें, बस इतना दे रखा है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए सेक्शन दे रखा है और सेक्शन में 250 mm विड्थ है, 310। देखो यहाँ तक की जो डेप्थ होती है ना स्टील के सेंटर तक की, वो इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है और ये टोटल डेप्थ कहलाती है, स्मॉल कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे, देखो विड्थ की वैल्यू दे रखी है 250 mm, स्मॉल डी दे रखा है 310 mm, नंबर ऑफ बार दे रखे हैं 3, कितने mm के, 12 mm डायमीटर के, और आपका डी डैश दे रखा है, ये डी डैश होता है इफेक्टिव कवर, और डी डैश की वैल्यू दे रखी है 40 mm। तो बी दे रखा है, डी दे रखा है, इफेक्टिव कवर दे रखा है। फोर्स ऑफ कंप्रेशन निकाल लेंगे। फोर्स ऑफ कंप्रेशन क्या होता है, 0.36 एफसी के बी इंटू एक्स। तो ये हो गया हमारे पास 0.36 इंटू एफसीके की वैल्यू कितनी है, एफसीके की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू कितनी है 250। तो एक्स के टर्म में वैल्यू मिल जाएगी। अब लीवर आर्म की वैल्यू निकालेंगे, एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे, सॉरी एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 बार दे रखे हैं, 3 इंटू π/4 इंटू डी कितना है 20 का स्क्वायर, डी 20 दे रखा है ना, 20 mm का, सॉरी 12 mm का, तो क्या करेंगे 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू है आपकी 113। फोर्स ऑफ टेंशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 0.87 FI इंटू AST। तो FI की वैल्यू हमारे पास 415 है, AST हमने यहाँ से निकाल लिया, तो ये मेरे पास फोर्स ऑफ टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। फोर्स ऑफ कंप्रेशन के लिए क्या करेंगे, फोर्स ऑफ कंप्रेशन के लिए यानी कि फोर्स ऑफ टेंशन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ कंप्रेशन करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई, xm की वैल्यू हम जानते हैं किसके लिए, ग्रेड के लिए 415 के लिए 0.48 डी होती है, तो ये xm की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू आ गई और एक xm की वैल्यू आ गई। तो हम इनको क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। अगर x की वैल्यू लेस देन है xm से, तो मैंने पहले ही बताया वो अंडर रीइंफोर्स होता है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन xm से है तो ओवर रीइंफोर्स होता है। अगर x की वैल्यू इक्वल है xm के तो वो बैलेंस सेक्शन होता है। तो यहां पर अगर बात करें तो क्या x इज लेस देन xm, तो ये सेक्शन कौन सा है मेरा, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन। तो लीवर आर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी माइनस 0.42x, x की वैल्यू हमने निकाल लिया 281 आ जाएगा। तो x क्या है, लेस देन है xm से, तो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन कहलाया। तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है 0.87 FI इंटू AST और Z। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। यही वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी थी। क्या यहाँ तक समझ में आया आपके, नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आपके पूरा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक बार अगर मैं दोबारा से देखूं तो बस इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको एक डायग्राम दे रखा है, उसकी डेप्थ विड्थ और उसके अंदर नंबर ऑफ बार दे रखे हैं, एफसीके दे रखा है, एफआई दे रखा है। हमने क्या किया, पहले तो हमने डेटा को, गिवन डेटा है उसको लिख लिया है। अब इस स्लाइड के अंदर अभी कुछ नहीं किया, बस ये फोर्स ऑफ कंप्रेशन का फॉर्मूला लगाया है जिससे हमें एक्स के टर्म में फोर्स ऑफ कंप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। फोर्स ऑफ कंप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। उसके बाद हमने क्या किया है, फोर्स ऑफ एरिया ऑफ स्टील निकाल लिया, फोर्स ऑफ टेंशन निकाल लिया, फोर्स ऑफ कंप्रेशन और फोर्स ऑफ टेंशन को इक्वेट कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू आई है, x अगर लेस देन है तो अंडर इनफोर्स कहलाता है, x अगर ग्रेटर देन ओवर इनफोर्स कहलाता है, x अगर बराबर है xm के तो बैलेंस सेक्शन कहलाता है। हमने xm और x की दोनों की वैल्यू निकाल ली है, हमने कंपेयर करा दिया, अंडर इनफोर्स सेक्शन है और अंडर इनफोर्स सेक्शन के लिए हमारे पास मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये वाला होता है। इसमें वैल्यू पुट करी, पुट करने के बाद मेरा ये आंसर आ गया।